हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास लाइफ साइंसेज। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं PYQs यानी कह सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस सेल सिग्नलिंग इस टॉपिक के ऊपर, जो आपको गेट में या बार में पूछा जा सकता है, CSIR में पूछा जा सकता है, ICM और बहुत सारे हमारे एग्जाम्स है जहाँ पे सेल सिग्नलिंग पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सेल सिग्नलिंग हो गया, इम्यूनोलॉजी हो गया, इन सारे टॉपिक्स को मैंने एक साथ करके क्वेश्चंस बनाए हैं। इस क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपको क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आपको आपके नोटबुक में हो गया, आपकी किसी भी बुक में, नोटपैड में आपको आपके आंसर्स लिखने हैं और आपको मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताने कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हो गए। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इंट्रांसिंग अपोप्टोसिस व्हिच प्रोटीएज इज डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर क्लीवेज ऑफ PARP PARP and activation of CAD via ICAD degradation। ठीक है, क्वेश्चन आपको पता चल गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस, हमें पता है कि अपोप्टोसिस क्या होता है, तो इंट्रिंसिक होता है या एक्सट्रिंसिक होता है। ठीक है, जहाँ पे प्रोटीएज क्या होता है, मतलब उसमें ऑब्वियसली अपोप्टोसिस में प्रोटीएज होते हैं जो क्या करते हैं, क्लीवेज करते हैं पार्प इस प्रोटीन का और एक्टिवेशन करते हैं कैड का वाया ICAD डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर आता है कैस्पेस 3, क्योंकि कैस्पेस 3 क्या करता है, एक सेल्यूलर प्रोटीन है। ऑब्वियसली कैस्पेस 3 क्या है, सेल्यूलर प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, PARP PARP और CAD का डिग्रेडेशन कर रहा है। लेकिन कह सकते हैं कि कैड का वो डिग्रेडेशन करके, जो कैड है ना, डिग्रेड होने के बाद कहाँ पे जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा और सिग्नल देगा किसे, एपोप्टोसिस के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर इंट्रिंसिक अपोप्टोसिस हो रहा हो तो पहले आएगा कैस्पेस 3 जो क्लीवेज करेगा पैर्प का और एक्टिवेट किसे करेगा, कैड में, जो ICAD डिग्रेडेशन करेगा और जिससे कैड निकलेगा वो क्या करेगा, जाके न्यूक्लियस में सिग्नलिंग करेगा कि हमें क्या करना है, इस सेल को, मतलब इस सेल को मरना पड़ेगा। ठीक है, जो कैस्पेस 1 है उसका काम होता है इन्फ्लामेशन। तो आप ये भी नोट कर लीजिए कि बाकी के क्या काम करते हैं जिसका नाम हमने क्यों नहीं लिया, इन्फ्लामेशन आएगा आंसर। और जो कैस्पेस 8 है ये काम करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, यानी कैस्पेस 8 का रोल कहाँ पे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में होता है। और जो ग्रामजेन बी है वो क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल और NK सेल जिसे यूज करते हैं, ऐसा जिसका कैस्पेस नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा, कैस्पेस 3 सेल्यूलर प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद activation of phospholipase C beta in mammalian cells lead to the generation of 2 secondary messengers. One of them directly triggers calcium release from ER binding to the ligand gated channel. Identify it. ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपने क्या कहते हैं सेल सिग्नलिंग पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आएगा IP3। ठीक है, क्योंकि मैं आपको वापस बताती हूँ, जो फॉस्फोलाइपेज C बीटा है वो क्या करता है, PIP2 को कट करता है IP3 में और DAG में। DAG क्या करता है, जो भी हमारा फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है उसे जाके बाइंड करता है। लेकिन IP3 जनरेशन ऑफ 2 सेकेंडरी मैसेंजर्स, वन ऑफ देम डायरेक्टली ट्रिगर्स कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम रिलीज किसकी वजह से होता है, IP3 की वजह से होता है। जिसका आंसर क्या आएगा, IP3 आएगा। ठीक है, थर्ड, which hormone exerts its effect through intracellular receptors? Intracellular receptors directly alters transcriptions without requiring secondary messengers। यानी कि इन चारों में ऐसा कौन है जिसे सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली सेल के अंदर जाके ट्रांसक्रिप्शन तक को भी डायरेक्टली अल्टर कर सकता है। तो इसमें एक ही है, वो है कॉर्टिसोल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हम कह सकते हैं ये लिपिड सोल्यूबल है। और जो लिपिड सोल्यूबल है उन्हें हम कह सकते हैं कि एज सच रिसेप्टर की जरूरत नहीं है। वो जो बायोलिपिड लेयर यानी कि फॉस्फोलिपिड लेयर उसे वो क्रॉस करके अंदर जाके क्या कर सकता है, अपना काम कर सकता है। बाकी के जो ये है, ये या तो पेप्टाइड हार्मोन है, या तो ये क्या है, कह सकते हैं कि
पेप्टाइड हार्मोन हो गया, या एड्रीन, सारे पेप्टाइड हार्मोन्स है, या अमाइन हार्मोन्स है, सॉरी अमाइन भी है, पेप्टाइड भी है, जिन्हें ज़रूरत पड़ती है किसकी, रिसेप्टर्स की। तो रिसेप्टर्स पे या सेकेंडरी मैसेंजर्स पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, लेकिन कॉर्टिसोल नहीं करता। ठीक है। A mutant protein retains the ability to dimerize with the wild type protein but lacks functional activity, thereby inhibiting the normal protein. This mutation is best described by। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार ठीक से इसे जरूर पढ़िएगा। कह सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पर और ठीक से पढ़िए कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। एक म्यूटेंट प्रोटीन है, ये क्या करता है, डायमराइज तो करता है वाइल्ड टाइप प्रोटीन। हम कह सकते हैं कि दो प्रोटीन्स हैं जिसमें से एक प्रोटीन है वो अच्छा भला है, एक प्रोटीन क्या है, म्यूटेंट है। ये डायमराइज तो हो रहा है लेकिन खुद भी काम नहीं कर रहा है, इसे भी काम नहीं करने दे रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है वो, म्यूटेंट प्रोटीन रिटेन्स द एबिलिटी टू डायमराइज विद द वाइल्ड टाइप प्रोटीन बट क्या करता है, लैक्स फंक्शनल एक्टिविटी। ऑब्वियसली म्यूटेंट है तो फंक्शनल एक्टिविटी लैक करेगा ही। इनहिबिटिंग द नॉर्मल प्रोटीन, मतलब ये नॉर्मल प्रोटीन को भी काम करने नहीं दे रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डोमिनेंट नेगेटिव। डोमिनेंट नेगेटिव में यही होता है कि एक तो म्यूटेंट है जो खुद भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ जो नॉर्मल होता है या जो काम करने वाला होता है वो उसे भी सप्रेस करता है, मतलब उसे भी काम करने नहीं देता। तो हम उसे क्या कहते हैं, डोमिनेंट नेगेटिव। ये CSIR में बहुत बार पूछा जाता है, गेट में भी बहुत पूछा जा सकता है। आपको 2 मार्क्स के लिए आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बार्क में भी आप ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब तक मतलब मेरे दोनों टाइम में तो सर नहीं पूछा था, लेकिन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन हम सबको पता है, गेन ऑफ फंक्शन यानी कि एक्स्ट्रा फंक्शन वो ले लेता है, मतलब करना था 25% लेकिन एक्स्ट्रा वो क्या कर रहा है, 50% कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, बॉडी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। लॉस ऑफ फंक्शन 25% में 0% कर रहा है, उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और हैप्लो इनसफिशिएंसी, हैप्लो इनसफिशिएंसी मतलब एक ही है, मतलब 2 प्रोटीन्स एक साथ काम करने वाले थे लेकिन ये आया ही नहीं, या अकेला ही है, तो ये अकेला कितना करेगा ना, ये इनसफिशिएंट है। क्यों, क्योंकि ये हैप्लॉइड एक ही है। तो इसका आंसर आएगा डोमिनेंट नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Which cellular compartment is directly involved in loading antigenic peptides into MHC class 2 molecules? इसको भी ठीक से पढ़िएगा। Which cellular compartment is directly involved in loading antigenic peptides onto MHC class 2 molecule, यानी कि MHC class 2 molecule जो है उस पे क्या हो रहा है, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स का लोडिंग हो रहा है। तो आप इसे कौन करवाता है, कौन करवाता है, इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, लेट एंड्रोसोम आएगा। ठीक है, लेट एंडोसोम या लाइसोसोम आएगा, जहाँ पे MH2 क्लास पे क्या होता है, लोडिंग एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज का होता है, वहीं पे उसकी किलिंग होती है। ठीक है, साइटोसोल नहीं आएगा, साइटोसोल में कुछ भी एडिशन नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारी चीजें नहीं करता है। गोल्गी सिस्टर ने, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो क्या कह सकते हैं, इमैच्योर प्रोटीन्स है वो आते हैं, फिर वो जैसे जैसे सिस्टर ने आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स कह सकते हैं, या जो भी उसका मॉडिफिकेशन है वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, which T cell population primarily mediates separation of immune response and maintains peripheral tolerance, यानी कि ये ऐसा कौन सा T सेल है जो क्या करता है, सप्रेशन करता है इम्यून रिस्पॉन्स का और मेंटेन क्या करता है, टॉलरेंस। यानी कि हम कहते हैं ना कि हमारा टॉलरेंस चाहिए, टॉलरेंट होता है, हाइपर सेंसिटिविटी नहीं होने देता है या एलर्जिक कंडीशंस नहीं होने देता है, जो टॉलरेंट रखता है, ऐसा कौन सा टी सेल है। तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा CD4, CDC25, FOXP316। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा, क्योंकि यही क्या करता है, मतलब यही जो मार्किंग होता है वो पेरिफेरल टॉलरेंस में काम करता है। बाकी के जो सेल्स है, बाकी के ये जो है वो क्या करते हैं, C8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या है, ये तो किलिंग ही करेंगे। ठीक है, CD4 क्या है, ये तो एक्टिवेट करते हैं, मतलब बाकी के लोगों को भी एक्टिवेट करते हैं कि भाई आओ क्या करो, सेल्स को मारना है, मदद करो। ये सारी चीजें तो क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस कम कर रहे हैं।
ठीक है, सप्रेशन नहीं कर रहे हैं, ये तो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा रहे हैं। CD8 सेल्स, साइटोटॉक्सिक सी सेल्स क्या करते हैं, तो किलिंग करते हैं। CD4 सेल्स, हेल्पर सेल्स क्या करते हैं, बाकी लोगों को एक्टिवेट करते हैं। और ये एक है जो आई होप मतलब बहुत बच्चों ने नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा होगा। तो ये होता है, हम कह सकते हैं ब्रिज, बहुत रेयरली मिलता है ये ब्रिज होता है इनेट इम्यूनिटी में, इनेट एंड हम कह सकते हैं कि जो हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी है इसमें। जो है ना ये गैमा डेल्टा टी सेल्स होते हैं, ये ब्रिज होते हैं इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी में। ठीक है, तो ये जो है ये सेल्स क्या करते हैं, पेरिफेरल टॉलरेंस में काम करते हैं। बाकी के ये दो सेल्स क्या कर रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है सेवेंथ वाला ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इन न्यूरॉन्स क्रिटिकली रिक्वायर्स विच रिसेप्टर फॉर कैल्शियम इन्फ्लक्स। तो आप पहले तो इसका नाम समझ लीजिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, लॉन्ग टर्म यानी कि जब एक ही सिग्नल बहुत समय तक मिल रहा हो, यानी कि उस ब्रेन को एक ही सिग्नल क्या मिल रहा है, बहुत बार मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप गाने सुन रहे, ठीक है, आप हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहे हैं, या बहुत से बच्चे ये भी वीडियो क्या कर रहे होंगे, हेडफोन्स लगा के सुन रहे होंगे। आप कंटिन्यूसली सुन रहे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। आप क्या करें, मतलब बहुत से लोग क्या होते हैं पूरा का पूरा पिक्चर या पूरी की पूरी वेब सीरीज हेडफोन्स लगा के सुनते हैं। तो आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप क्या कर रहे हो, हेडफोन्स लगा रहे हो, तो कांस्टेंट सिग्नलिंग मिल रही है आपके ब्रेन को। तो जब ऐसी कांस्टेंट सिग्नलिंग होती है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है। तो किसके वजह से होता है, तो उसका आंसर आता है NMDA रिसेप्टर। NMDA रिसेप्टर यहाँ पे काम करता है, क्रिटिकल रिक्वायर्स CA इन्फ्लक्स। ये CA इन्फ्लक्स किसके वजह से होता है, NMDA रिसेप्टर की वजह से होता है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, NMDA रिसेप्टर का N मिथिल, ठीक है, D एस्पार्टेट, ठीक है, NMDA का N मिथिल D एस्पार्टेट है। ये क्या करेगा, क्रिटिकली CA का इन्फ्लक्स करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, कॉन्स्टेंटली CA का इन्फ्लक्स होगा और सिनेप्स कॉन्स्टेंटली तैयार होगा। हम सबको पता है कि ये एक सिनेप मतलब प्री सिनेप्टिक, ये पोस्ट सिनेप्टिक होता है। CA का इन्फ्लक्स आउटफ्लक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो मैसेजेस है वो दूसरे न्यूरॉन को चले जाते हैं। तो ये जो CA इन्फ्लक्स आउटफ्लक्स है वो इस NMDA रिसेप्टर की वजह से कांस्टेंट रहते हैं। मतलब पहले क्या होता था, इन्फॉर्मेशन इसे पास कर दी, अब ये CA इन्फ्लक्स कम होता था, वापस ये क्या होता था, डिपोलराइजेशन में चला जाता था। लेकिन कांस्टेंटली जा रहा है ना, कांस्टेंटली मिल रहे मैसेजेस वो, तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वो क्या होगा, ओपन ही रहेगा। कांस्टेंट ओपन रहने के लिए कौन हेल्प करता है, NMDA हेल्प करता है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा। आगे से क्वेश्चन आ गए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है हमारा अगेन कि विच वायरल जीनोम कैन डायरेक्टली एक्ट एज mRNA डायरेक्टली आफ्टर इन्फेक्शन टू होस्ट सेल। यानी कि ऐसा कौन सा mRNA इन सब में से जो क्या करेगा, एज mRNA एक्ट कर सकता है इमीडिएटली आफ्टर, जब वो एक होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। ऑब्वियसली क्या आएगा, पॉजिटिव सेंस ssRNA। ठीक है, जो सिंगल स्टैंडर्ड क्या है, RNA है, और जो पॉजिटिव है यानी कि सिर्फ और सिर्फ mRNA है, जो हम कह सकते हैं कि नॉन कोडिंग नहीं कोडिंग स्टैंडर्ड, तो वही क्या करेगा, डायरेक्टली mRNA की तरह काम करेगा। उसके बाद इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा स्पीशीज टू बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स। बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो पेनिसिलिन में होते हैं इस प्राइमरीली ड्यू टू, लेकिन उसे माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इंट्रिंसिक मतलब वो बचपन से बोल रही हूँ मैं, सॉरी, लेकिन वो जब भी माइकोप्लाज्मा सेल वो पहले से ही उस पेनिसिलिन को क्या होता है, रेजिस्टेंट करता है। मतलब वो उसे एज सच कोई अडेप्टेशंस नहीं लेने पड़ते पेनिसिलिन के लिए। क्यों, क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल।
जिसके वजह से सेल वॉल ही नहीं है, तो सेल वॉल पे काम करने वाले एंटीबायोटिक्स कहाँ से काम करेंगे, ठीक है। इसके वजह से एज सच माइकोप्लाज्मा को कोई बीटा लैक्टम या पेनिसिलिन से कोई धोखा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास सेल वॉल ही नहीं है, ठीक। इसलिए बचपन से माइकोप्लाज्मा क्या होता है, कह सकते हैं कि रेजिस्टेंट होता है बीटा लैक्टम के लिए। उसके बाद जंक्शनल डाइवर्सिटी इन इम्यूनोग्लोबिन जीन्स इज जनरेटेड मेनली बाय, तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन जीन्स होते हैं, जैसे हमारा हो गया IgM, D, A, जो हमारे हो गई, ये अलग अलग होते हैं। यानी कि हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होता है, हर वायरस के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होता है। क्यों होता है, किसके वजह से होता है? इसका आंसर आ जाएगा रैंडम न्यूक्लियोटाइड एडिशन। रैंडम न्यूक्लियोटाइड एडिशन के वजह से ही क्या होता है, अलग अलग एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं, जिसके वजह से कब होता है रैंडम न्यूक्लियोटाइड एडिशन? VDJ रिकॉम्बिनेशन के वक्त। जिन्होंने VDJ रिकॉम्बिनेशन देखा है उन्हें पता होगा कि VDJ रिकॉम्बिनेशन के वक्त क्या होता है, रैंडम न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, जिसके वजह से वो एक अलग न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होता है। और उसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, एंजाइम काम करता है। किसको पता है एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम होता है टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टर्मिनल, जिन्हें नहीं पता, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। ये हेल्प करता है किसमें? रैंडम न्यूक्लियोटाइड एडिशन में, ठीक है। जीन एम्प्लीफिकेशन हमें पता है ये सिर्फ नंबर बढ़ाता है, एज सच कोई चेंजेस नहीं लाता है, ठीक है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ये बाद में आता है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जब एक कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग जब बी सेल बन रहा है तब अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है, उससे पहले नहीं होता। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन भी तभी होता है जब VDJ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसके वजह से अलग अलग एंटीबॉडीज बन रहे हैं, तो इसमें काम आता है हमारा रैंडम न्यूक्लियोटाइड एडिशन, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which cytokinin is primarily responsible for macrophage activation and enhanced antigen presentation? यानी कि वो क्या करता है, मैक्रोफेज का एक्टिवेशन भी कराता है और प्लस एंटीजेनिक प्रेजेंटेशन भी कराता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली इसका आंसर आएगा CNF गैमा, सॉरी CIFN बोल रही हूँ, IFN गैमा, ठीक है। IFN गैमा क्या करता है, माइक्रोफेज का एक्टिवेशन भी कराता है और एंटीजन प्रेजेंटेशन भी कराता है, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी की चीजें हैं, बाकी की चीजें किस में हेल्प करते हैं? आपको पता होगा ये LN इंटरल्यूकिन 4 करता है इनहांस माइक्रोफेज एंड एक्टिवेटेड किलिंग, यानी कि किलिंग भी कराता है, माइक्रोफेज को इनहांस कराता है बट बाय किलिंग, यानी कि किलिंग मतलब बाकी के सेल्स का किलिंग को भी करता है और माइक्रोफेज का एक्टिवेशन भी कराता है। फिर जो इंटरल्यूकॉन 10 है वो क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि मतलब ज्यादा इन्फ्लामेशन नहीं होने देता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन लीडिंग टू वैस्कुलिटीज इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी, मतलब कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी वैस्कुलिटीज करवाता है। वैस्कुलिटीज ये नाम थोड़ा सा नया होगा, मतलब जिनने इम्यूनोलॉजी बहुत होता है, इम्यूनोलॉजी जिनका कह सकते हैं कि बहुत बेसिक उन्होंने मतलब बहुत बेसिक पढ़ा है, बहुत एडवांस नहीं पढ़ा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा नया वर्ड होगा। तो वैस्कुलिटीज मतलब क्या, कि जब हाइपर सेंसिटिविटी, या तो हाइपर सेंसिटिविटी तब होती है जब ज़रूरत नहीं होती। हाँ बताया ना आपको कि पोलन ग्रेन हो गया, या हम कह सकते हैं कोई भी दाल हो गई जिससे हम कहते हैं एलर्जी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए ऐसा थ्रेट नहीं है। पोलन ग्रेन, दालें हो गई, या दूध, मतलब बहुत लोगों को दूध से भी एलर्जी, हमारे लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी से थ्रेट पकड़ती है। और जैसे ये चीज़ें हमारी बॉडी में आती है तो एक कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर होता है विद टाइप 3,
ये होता है मेनली हाइपर सेंसिटिविटी 3 में। कॉम्प्लेक्स तैयार होता है हमारी एंटीबॉडी का एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का और हमारा एंटीबॉडी का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर होता है और ये कॉम्प्लेक्स हमारे पूरे ब्लड में घूम रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये कहीं भी टिश्यू पे जा पे अटक जाएगा, कहीं भी ऑर्गन पे जाके अटक जाएगा और ये जहाँ पे जाता है वहाँ पे स्वेलिंग करवाता है। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर किसी टिश्यू में हो गया तो वहाँ पे ब्लड लॉस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसे हम कहते हैं वैस्कुलिटिस। समझ में आ गया आपको। एक तो हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, ओवर रिएक्ट कर रही है, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे डिफेंस दिखा रही है। दूसरी बात, और वो जो हमारी एंटीबॉडी प्रिपेयर हुई है और जो हमारी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हुई है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करते हैं। और कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करते हैं पूरे बॉडी में घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि हमें मारना किससे, मतलब इन्हें पता ही नहीं ना। ऑब्वियसली ऐसा एंटीबॉडी को अगर एंटीजन मिल जाएगा तो जाके उसे किल करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये पूरे बॉडी में घूम रहे हैं कि भाई कहीं तो कुछ तो मिले हमें जिसे हमें किल करना है। तो अगर कुछ ना मिले तो बाय चांस अगर वो किसी टिश्यू को जाके चिपक गए या किसी ऑर्गन को जाके चिपक गए तो वहां पे क्या होता है, एक तो स्वेलिंग होता है, अगर ब्लड लॉस होता है तो इसलिए भी होता है कि बहुत से मतलब जिन्हें एलर्जिक कंडीशन आप देखी हो तो आप बताओ कि बहुत ज़्यादा से रेड पिंपल्स आते हैं, बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं, तो ये वैस्कुलिटिस ही होता है जहाँ पे हमारे चेहरे पे मतलब हमारी पूरी बॉडी में घूम रहा है वो, तो हमारे पूरी स्किन पे वगैरह हमें रैशेस एंड मतलब पिंपल्स बड़े बड़े रेड कलर के ऐसे आते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड लॉस भी हुआ है, वहाँ पे हमारे वैस्कुलिटिस फॉर्म हुआ है। तो इसका आंसर आएगा टाइप 3। ठीक है, जिन्हें पता था उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्हें पता नहीं उन्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। याद रखना, आपको ऐसे पूछा जा सकता है। जो नेक्स्ट, ये बहुत इजी है। विच जी अल्फा प्रोटीन सब यूनिट डायरेक्टली एक्टिवेट्स एडिनल साइक्लेस, यानी कि एडिनल साइक्लेस को कौन डायरेक्टली एक्टिवेट करवाता है, जिसको ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा, जीएस अल्फा, अल्फा एस। ठीक है, आपने देखा होगा जीएस अल्फा आई क्या होता है, इनिबिटर होता है, इनिबिशन करवाता है। जीएनएस बीटा गैमा क्या करवाता है और क्यों क्या करवाता है, ये आपको बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी। उसके बाद HIV एंटर होस्ट सेल्स प्राइमरीली थ्रू इंटरेक्शन विद, जो HIV मतलब HIV जो पैथोजन है, जो वायरस है, वो होस्ट में हमारे मतलब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है प्राइमरी थ्रू इंटरेक्शंस विद। पहले तो हो गया हमारा CD4। ठीक है, CD4 क्यों, क्योंकि वो क्या है हमारी बॉडी में, इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, CD4 एंड CCR5 CXCR4। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को ये पता था लेकिन ये नहीं पता था। CD4 हमें पता है, CD4 क्यों, क्योंकि ये हमारे हेल्पर टी सेल्स पे होता है। CD4 हमेशा हमारे हेल्पर टी सेल्स में होता है, तो हमें ये पता है। लेकिन जो CCR5 है और CXCR4 है, ये हेल्प करते हैं कहाँ पे, HIV के जो उसका कह सकते हैं लिपिड एनवेलप है ना, ये CCR5 एंड CXCR4 जो लिपिड एनवेलप होता है HIV का, वो हेल्प करते हैं सेल के साथ फ्यूज होने में। तो अगर एनवेलप और मतलब HIV का एनवेलप और हमारा सेल अगर एक साथ फ्यूज हो गए तो क्या हो जाएगा, DNA अंदर जाने में हेल्प हो जाएगी। तो ये फ्यूजन में कौन हेल्प करता है, बाकी के ये सेल्स। तो इंटरेक्शन किससे होता है, CCR5 एंड CXCR4 में होता है। ठीक है, तो वायरल एनवेलप फ्यूज विद होस्ट सेल, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्या क्या काम करता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद विच फोर्स कंट्रीब्यूट्स द लीस्ट टू एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा सबसे कम कौन काम करता है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जब तक उसे टी सेल्स आके किल नहीं करते तब तक के लिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। मतलब आपको हमेशा मतलब जन्म का हमें बॉन्ड नहीं चाहिए, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड इसमें काम नहीं करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियसली विच इवेंट इज कॉमन टू ऑल द 3 कॉम्प्लीमेंट्री
एक्टिवेशन पाथवेज, यानी कि जितने भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, हमें पता है कि क्लासिकल है, बेसिक है ना, ठीक है। इसमें जो सारी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशंस है, इसमें एक चीज है जो हर किसी में फॉर्म होती है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज। ये हर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आता है, हर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में दिखता है, वो है C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन होना, ठीक है। उसके बाद विच इम्यून सेल्स रिकॉग्नाइज नेटिव अनप्रोसेस्ड एंटीजन, यहाँ पे नेटिव आएगा, नेटिव नहीं आएगा, नेटिव आएगा, सॉरी मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी। नेटिव अनप्रोसेस्ड एंटीजन, नेटिव यानी कि मतलब एंटीजन जो अभी अभी आया है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तो कौन ऐसे सेल को रिकॉग्नाइज करता है, वो है बी सेल्स। ये बाकी के जो सेल्स हैं, इन सेल्स को आपको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस्ड एंटीजन देना पड़ता है। वो प्रोसेसिंग किससे होती है, एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल से होती है। वो क्या करते हैं, एंटीजन्स को प्रोसेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन सारे सेल्स को। ये सिर्फ बी सेल्स ही है, वो क्या है, एक नेटिव अनप्रोसेस्ड एंटीजन को पकड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद a peptide of 9 amino acid is most likely to be presented by, यानी कि एक पेप्टाइड है जिसमें सिर्फ 9 अमाइनो एसिड्स ही है, is likely to be present, मतलब इसे कौन प्रेजेंट करता है, कौन प्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, MSc क्लास 1। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है नहीं पता, लेकिन जो MSc क्लास 1 है वो 8 to 10 अमाइनो एसिड्स को क्या करता है, प्रेजेंट करता, यानी कि MSc क्लास 1 से जो एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो एंटीजेनिक पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, उसमें 8 to 10 अमाइनो एसिड्स का होना जरूरी है। उससे ज्यादा यानी कि जो 13 to 25 है, यानी हम कह सकते हैं 11 to 25 है, वो कौन दिखाता है, MHC क्लास 2 दिखाता है। और CD1 मॉलिक्यूल क्या करता है, हमारे लिपिड एंटीजन को दिखाता है, यानी कि एक कह सकते हैं कि लिपोप्रोटीन या लिपिडिक एंटीजनिंग है, तो उसे कौन प्रोसेस करेगा, उसे कौन प्रेजेंट करेगा, CD1 मॉलिक्यूल करेगा, ठीक है। और ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन क्या है, MSc क्लास 1 का यही टाइप है। तो आपको ये याद रखना है, MHC क्लास 1 8 to 10 अमाइनो एसिड, MHC क्लास 2 13 to 25 अमाइनो एसिड से आपको पूछा जा सकता है, बार्क में, CSIR में, गेट में, ICMR में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास स्विचिंग फ्रॉम IgM to IgG रिक्वायर्स, ठीक है, क्लास स्विचिंग फ्रॉम IgM टू IgG रिक्वायर्स। इसे क्या लगता है, तो पहले साइटो कह सकते हैं कि साइटोकाइनिन सिग्नलिंग लगती है, ऊपर से CD40 इंटरैक्शन भी लगता है, ठीक है। एक तो CD40 इंटरैक्शन प्लस साइटोकाइनिन सिग्नलिंग भी लगती है, जिसके वजह से क्या होता है, IgM का IgG में क्लास स्विच होता है, ठीक है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन की वजह से क्लास स्विच नहीं होता है, अल्टरनेटिव स्लाइसिंग की वजह से भी क्लास स्विच नहीं होता है, इससे ABGD रिकॉम्बिनेशन से भी क्लास स्विच नहीं होता है। इससे क्या होता है, एंटीबॉडीज अलग अलग प्रकार के तैयार होते हैं, यानी कि IgM ही है, लेकिन 10 टाइप्स के IgM है जो अलग अलग है, अलग अलग एंटीजन के लिए। वो कैसे फॉर्म होगा, VDG रिकॉम्बिनेशन की वजह से फॉर्म होगा। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ये क्या करता है, बी सेल्स में काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच रिसेप्टर डायरेक्टली रिकॉग्नाइजेस डबल स्टैंडर्ड वायरल RNA इनसाइड होस्ट सेल, ठीक है। इसका आपको आंसर बताना है मुझे, ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। अब जिन्हें पता है वो लगा सकते हैं, जिन्हें नहीं पता है आप पढ़ के अपना पूरा जो भी नोट्स है वो देख के आप बता सकते हैं। मैं कल आज वीडियो अपलोड हो जाएगा, कल मैं आपको इसका आंसर कमेंट में बताऊंगी, उससे पहले आपको बताना है, ठीक है, कि विच रिसेप्टर डायरेक्टली रिकॉग्नाइजेस डबल स्टैंडर्ड वायरल RNA, ये आपको बताना है, उसका आंसर भी बताना है, ठीक है। और आपको ये भी बात बताना है कितने क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चंस लगभग प्रिपेयर मतलब हमने उसमें डिस्कशन कर लिया है, तो उन 20 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस कितने सही आए हैं आपको ये भी बताना है। प्लस आपको ये भी बताना है कि जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इसका जो आपको लेवल आपको पसंद आ रहा है या लेवल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है या बहुत ईजी लग रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि सेट लेवल का हो गया, आपको ऐसे लग रहा है, तो आपको वो भी बताना है, तो मैं आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस को मॉडिफाई करूंगी, ठीक है।
मुझे तो ये लेवल सही लग रही है, लेकिन अगर आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब डीप लग रहा हो तो आप बता सकते हैं, मैं वैसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। इसका आपको आंसर बताना है मुझे, ठीक है। थैंक यू।